अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको एक बार फिर वेलकम करते हैं तुर्किश ड्रामा सीरियल दास्तान वॉल्यूम 12 के पहले पार्ट में। वॉल्यूम शुरू होता है तो हमें बतूका का बचपन दिखाया जाता है, जहाँ पर बतूका की पैदाइश हो रही होती है। उस ज़माने में अभी गोग पर अल्पागू खान हुक्मरानी नहीं कर रहा होता, बल्कि एक खौफ की लहर होती है जो अल्पागू खान की तरफ से हर किसी पर तारी होती है। और वाहिद वो एक चीज़ थी जिससे गोग और गोग की सल्तनत के लोग डरते थे, वो थी अलबासत खातून। अलबासत की रूह उस वक्त आती जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म दे रही होती तो वो आकर उसकी पैदाइश को मुश्किल बना देती थी। या तो वो बच्चे को मार देती या बच्चे की माँ को। और जब कभी बच्चा या बच्चे की माँ को खतरा होता, पूरे महल के लोग और इलाके के लोग शोर मचाकर अलबासत की रूह को भगाने की कोशिश करते। महल में दिखाया जाता है कि हर सिपाही अपनी तलवार और ढाल के साथ शोर मचा रहा होता है ताकि अलबासत की रूह को भगाया जाए। और उस दिन एक ऐसी चीज हुई जिसकी कोई भी तवक्को नहीं कर सकता था, जो अलबासत खतून से भी ज्यादा खतरनाक था, जो बतूगा की माँ से नफरत करता था। वो वहाँ पर मौजूद होता है। दोस्तों, यहाँ पर अलाजा की बात हो रही है, जो बतूगा और उसकी माँ की दुश्मन होती है। दोस्तों, वॉल्यूम 12 में वाज़ेह तौर पर दिखाया गया है कि अलाजा तलस्सम खातून की वजह से अल्पागू खान से गद्दारी करती हुई आई है। अलाजा की गद्दारी करने की वजह सिर्फ और सिर्फ तलस्सम खातून और बतूगा होते हैं। दूसरी तरफ महल में हर सिपाही शोर कर रहा होता है ताकि अलबासत की रूह को भगाया जाए, लेकिन इतने में एक सिपाही कहता है कि अल्पागू आ रहा है। महल के दरवाजे खुलते हैं और अल्पागू खान अंदर आ जाता है। अल्पागू खान का दानश्वर कहता है कि मेरे खान, आप लोग अकेले वहाँ से क्यों आए हैं? आपकी जान को खतरा था। अल्पागू खान जवाब देता है कि वहाँ पर जंग जारी है, मैं सिपाहियों को साथ ले आता तो वहाँ पर कौन लड़ता। उसके बाद दानश्वर बताता है कि अभी तक बच्चा पैदा नहीं हुआ। उसके बाद दानश्वर और अल्पागू खान दोनों महल के अंदर दाखिल हो जाते हैं। थोड़ा सा चलने के बाद उन्हें बच्चे की रोने की आवाज आती है। दानश्वर कहता है कि मेरे खान मुबारक हो, पर हमें ये नहीं पता कि वो लड़का है या लड़की। अल्पागू खान कहता है कि वो सेहतमंद होना चाहिए, बेशक वो लड़का हो या लड़की हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद अल्पागू खान तलस्सम खातून वाले कमरे में दाखिल हो जाता है। तलस्सम खातून को मिलने के बाद अल्पागू खान बतूका को उठा लेता है और देखता है कि बतूका की हाथ पर खून है, तो वो सबको बताता है कि अगोस खान की औलाद में से किसी के हाथ में भी खून नहीं था, ये बहुत लंबे अरसे तक हुक्मरानी करेगा। उसके बाद दानश्वर कहता है अगर इसके हाथ में खून है तो ये दुनिया पर हुक्मरानी करेगा, ये अच्छी बात है। उसके बाद अल्पागू खान अपने दानश्वर को हुक्म देता है कि जाओ हर तरफ ढोल पीटो, तीर चलाओ और सबको बताओ कि अल्पागू खान के घर बेटे की पैदाइश हुई है और उसके हाथ पर खून था। उसके बाद अल्पागू खान बतूका को देखता है, दानश्वर को हुक्म देता है कि रुक जाओ। अल्पागू खान की ये बात सुनकर कमरे में मौजूद सब लोग परेशान हो जाते हैं। दानश्वर कहता है कि अल्पागू खान, आप मुझे रुकने का हुक्म क्यों दे रहे हैं? मुझे दुनिया को बताने दें कि अल्पागू खान के यहाँ वो बेटा पैदा हुआ है जिसकी हथेली पर खून है। जवाब में अल्पागू खान कहता है कि कोई भी ऐलान ना करना, ये बच्चा तलवार नहीं उठा सकता और ना ही तीर चला सकता है और ना ही घोड़े पर सवार हो सकता है। ये बात सुनकर अलाजा अपने नौकर की तरफ खुशी से देखती है और खान को पूछती है कि आपका क्या मतलब, ये बच्चा माजूर है? अलाजा की ये बात सुनकर कमरे में मौजूद तमाम लोग परेशान हो जाते हैं, मगर कमरे में मौजूद वाहिद अलाजा होती है जिसे ये बात सुनकर बहुत खुशी हो रही होती है। फिर वो तलस्सम खातून को कहती है कि परेशान ना हो, आपका अगला बेटा खान बन पाएगा। तलस्सम खातून पूछती है कि इसका नाम क्या रखेंगे, मगर अल्पागू खान खामोश रहता है, कोई जवाब नहीं देता। दोस्तों, उसके बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अल्पागू खान बतूका को उठाकर तख्त वाले कमरे में ले आता है और कहता है कि मुझे उम्मीद थी कि मेरे बाद तुम खान बनोगे। और गोक टेंगरी से बातें करते हुए कहता है कि तुमने मेरे बेटे को मजूर क्यों पैदा किया? अल्पागू खान गोक टेंगरी से बातें करते हुए कहता है कि तुमने खान के बेटे को क्यों मजूर पैदा किया, जो हाथ में खून का निशान लेकर पैदा हुआ। अगर ये दुनिया को अपने सामने घुटने टेकने और झुकाने के काबिल नहीं तो फिर इसकी हथेली पर खून का निशान क्यों था? मेरा बेटा मजूर क्यों है? इतने में दरवाजा खुलने की आवाज आती है तो अल्पागू खान तख्त पर बैठ जाता है। तलस्सम खातून का वालिद तुयार खान और चलपान खातून दोनों इजाजत लेकर तख्त वाले कमरे में दाखिल हो जाते हैं। तुयार खान कहता है कि आपने मेरे पोते का नाम क्यों नहीं रखा? चलपान खान कहती है कि मेरी बहन रो रो कर पागल हो रही है क्योंकि आपने इसका नाम नहीं रखा अभी तक। अल्पागू खान कहता है कि ये भी मेरे बाओ अजदाद की तरह अपने हाथ पर खून लेकर पैदा हुआ है, लेकिन ये किसी को अपने सामने घुटने टेकने और झुकने पर मजबूर नहीं कर सकता। तो यार खान कहता है कि तुमने मेरी बेटी के साथ शादी की और हमारी दुश्मनी को दोस्ती में बदल दिया, अब दोबारा से मुझे दुश्मन बनने पर मजबूर ना करो। तो यार खान कहता है कि तुम्हारे दोनों रूसी बेटे खान नहीं बन सकते, वो तख्त पर नहीं बैठ सकते, तुम्हारे और भी बच्चे होंगे, उनमें से कोई खान बनेगा। अल्पागू खान कहता है यकीनन हमारे और भी बच्चे होंगे, पर ये नहीं कि ये आपके कहने पर होंगे, इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ। उसके बाद अल्पागू खान गुस्से से उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि आप माफी मांगो क्योंकि तुमने खानों के खान अल्पागू खान को हुक्म देने की जरूरत कैसे की। उसके बाद तो यार खान और चलपान खातून दोनों घुटने टेक कर अल्पागू खान से माफी तलब करते हैं। उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों, उसके बाद 10 साल की उम्र तक बतूका का कोई भी नाम नहीं रखा गया था। उसके बाद 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बतूका बड़ा हो चुका था
और वो सहन में पेंटिंग कर रहा होता है। 10 साल तक बतूका का कोई भी नाम नहीं रखा गया था। कुछ लोग बतूका को माजूर कहते थे और कुछ लोग आदा तकीन कहते थे, लेकिन तैमूर बतूका को हमेशा भाई कहता था। इतने में तलस्सुम खातून सहन में आ जाती है और बतूका से पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। बतूका कहता है कि मैंने आप सब लोगों की तस्वीरें बनाई हैं। इतने में अला जा भी वहाँ पर आ जाती है और बतूका को डांटते हुए कहती है कि जहाँ हम लोग इबादत करते हैं तुम वहाँ पर ये कैसे कर सकते हो। गोक रैंगडी तुम्हें माफ करे। तैमूर को डांटते हुए कहती है कि वो तो मजूर है लेकिन तुम उसको रोक नहीं सकते थे, और तैमूर को साथ लेकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद अलाजा तैमूर और काया को लेकर तख्त वाले कमरे में आ जाती है और कहती है कि इस तख्त को गौर से देखो, तुम में से एक इस तख्त पर बैठेगा जब तुम्हारे बाबा चले जाएंगे। अलाजा तैमूर को डांटते हुए कहती है कि आज के बाद तुम बतूका से नहीं मिलोगे और ना ही उसके साथ खेलोगे। अगर तुमने ऐसा किया तो वो तख्त में आधा हिस्सेदार हो जाएगा। तैमूर कहता है लेकिन वो मेरा भाई है। अलाजा कहती है वो तुम्हारा भाई नहीं है। अलाजा कहती है कि वो तुम्हारा हरीफ है। काया बोलता है कि वो तुम्हारा हरीफ कैसे हो सकता है, वो तो मजूर है, वो कभी हाँ नहीं बन सकता। इतने में तलस्सुम खातून भी तख्त वाले कमरे में आ जाती है। काया और तैमूर को बाहर भेजने के बाद साफ जाहिर है कि तुम मुस्तकबिल में बनने वाले हान की परवरिश कर रही हो, लेकिन मैं भी एक माँ हूँ और मैं भी एक बच्चे की परवरिश कर रही हूँ और तुम मेरे बेटे को नुकसान नहीं पहुँचा सकती। और दोबारा ख्याल रखना कि तुम अपने जहरीले अल्फाजों से मेरे बेटे को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश मत करना। अलाजा कहती है कि तुम्हारा बेटा तंदुरुस्त है, क्या वो तीर चला सकता है, क्या वो तलवार पकड़कर लड़ सकता है, और ना ही वो घोड़े पर सवार हो सकता है, वो बिल्कुल भी सेहतमंद नहीं है। तलस्सुम खातून कहती है कि तुम्हारा दिल पत्थर का है, तुम एक छोटे से बच्चे के साथ भी अपने दिल में नफरत रखती हो। अलाजा गुस्से से कहती है कि मेरे दिल को जानने की कोशिश ना करो, तुमने अल्पागू खान को मुझसे छीन लिया, तुमने उससे दूसरी शादी की, तुम्हें मालूम था कि मैं उसकी पहली बीवी हूँ। दोस्तों इतने में वहाँ पर अल्पागू खान आ जाता है और कहता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तलस्सुम खातून कहती है कि मैं अपने बेटे को देखने के लिए जा रही हूँ। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अल्पागू खान तो उनको पूछता है कि क्या तुम आपस में लड़ रही थी। अलाजा कहती है कि नहीं। अलाजा कहती है कि मैंने तलस्सुम खातून को सिर्फ यही कहा है कि मेरे बेटों के साथ मोहब्बत और शफकत के साथ पेश आया करो। उसके बाद वो भी वहाँ से चली जाती है। उसके बाद बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बतूका ने पेंटिंग की थी। कुछ गुलाम पेंटिंग को साफ कर रही होती हैं। बतूका वहाँ पर खड़ा आंसू बहा रहा होता है। इतने में तलस्सुम खातून वहाँ पर आ जाती है और बतूका को लेकर साथ अंदर चली जाती है और कहती है चलो हमारा खाने के मेज़ पर इंतजार हो रहा है। खाने के टेबल पर तलस्सुम खातून बालामीर से कहती है कि आप कराचीचू को साथ क्यों नहीं लेकर आए। बालामीर कहता है कि हम सीधे चीन से आ रहे हैं, जिस दिन मैं ज़्यादा दिनों के लिए यहाँ पर आऊँगा तो मैं उसे ज़रूर साथ लेकर आऊँगा। तलस्सुम खातून कहती है कि मुझे उसकी याद आ रही थी। फिर वो लोग खाना खाना शुरू कर देते हैं। इतने में बतूका की नज़र पीने वाले प्यालू पर पड़ती है। उसके बाद अल्पागू खान बालामीर से पूछता है कि मेरे भाई अब मुझे बताओ चीन वाले क्या चाहते हैं। बालामीर कहता है कि यकीनन वो अमन चाहते हैं। हत्ता कि ताइसू ने मुझे ये भी कहा है कि शहनशाह कहता है कि उसकी बेटी गोग तकीन में से किसी एक से शादी करेगी। अल्पागू खान दोनों तकीन की तरफ देखने के बाद कहते हैं कि जब ये बड़े होंगे तो तब देखेंगी। इतने में अलाजा शरबत पीने लगती है तो बतूका उसे रोक देता है कि मत पियो और कहता है कि ये गोक महल के प्याले नहीं हैं। अल्पागू खान कहता है कि तुम क्या कह रहे हो बेटे। बतूका कहता है कि हमारे प्याले थोड़े मुख्तलिफ हैं, ये गोक महल के प्याले नहीं हैं। उसके बाद अल्पागू खान अलाजा से शरबत का प्याला लेने की बात सुनकर कहता है कि ये जहरीले हैं। अल्पागू खान की ये बात सुनकर मेज पर बैठे सब लोग परेशान हो जाते हैं और अपनी एक खादमा से पूछते हैं कि मेज किसने लगाई। खादमा एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि मेरे हाँ इसने आज मेज लगाई थी। वो आदमी अल्पागू खान की तरफ देखकर घबरा जाता है। अल्पागू खान गुस्से से उससे पूछता है कि मुझे बताओ तुम्हें किसने ये करने को कहा। उसके बाद उस आदमी को शरबत पिला देता है। शरबत जहरीला होने की वजह से वो आदमी वहीं पर गिरकर मर जाता है। उसके बाद कुन्नता अपने सिपाहियों को कहता है कि उसे उठाकर बाहर ले जाओ। वो लोग उसे उठाकर बाहर ले जाते हैं। कमरे में मौजूद सब लोग इस सूरत हाल को देखकर परेशान हो जाते हैं। अल्पागू खान कहता है कि मैं पता कर लूंगा ये किसकी साजिश थी और उससे पहले मैं अपने बेटे का नाम रखूंगा। बतूका खुशी के साथ खड़ा हो जाता है और कहता है कि क्या मेरा भी कोई नाम होगा, अब मुझे मजूर तकी नहीं बुलाया जाएगा। ये सुनने के साथ साथ तलस्सुम खातून और तैमूर खुश होते हैं, लेकिन अलाजा एक मुर्तबा पर परेशान हो जाती है। दोस्तों यहाँ पर हमारे पहले एपिसोड का अख्ताम होता है। मिलते हैं वॉल्यूम 12 के सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।